नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। अजीत की कहानी तो आपको याद ही होगा। बहुत आप लोग इस कहानी को पसंद किए थे, जिसका टाइटल था वो खूबसूरत लड़की मुझे खुशहाल बनाना चाहती थी, लेकिन अपनी शर्तों पर। याद आ गया ना? पार्ट नंबर 3 आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों की बहुत सारा कमेंट आया था, इसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो मैं आज इस कहानी को ले करके आया हूँ। वैसे तो आज नंबर था तांत्रिक मैडम की, लेकिन वो कहानी अभी तक मेरे पास में पहुँची नहीं है। चलिए, उस कहानी को भी मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस कहानी का पिछला भाग मैं आपको बता दूं, ताकि आपको याद हो जाए। अजीत रिक्शा चालक, थ्री व्हीलर चलाने का काम करते थे। अब वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के शहर में रहते थे। वहाँ पर एक प्रेतात्मा लड़की से उनका मुलाकात हो जाती है। वो लड़की अजीत को अपना भाई मानने लगती है और अजीत भी उस लड़की को अपना बहन समझने लगते हैं। रहने वाले थे मुजफ्फरपुर बिहार के। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ पर जाने के बाद काम धाम तो बहुत कुछ अब वहाँ पर होता रहता है। लेकिन अब दूसरे शहर प्रेतात्मा लड़की उनको लेके जाती है। वो शहर झारखंड का एक शहर था, जहाँ पर वो अपना रिक्शा चलाने का काम करते हैं। तब प्रेतात्मा लड़की उनको एक जगह बताती है कि भैया, एक जगह ऐसी है जहाँ पर प्रेतात्माएं बंधी हुई है। वहाँ पर एक ऐसी हार है जिसमें शक्ति भरी हुई है। अगर वो हमें मिल जाए तो समझ लो आपका जो ज़िंदगी है बहुत अच्छे स्तर पर हो जाएगी। हम मेरे पास में बहुत सारी शक्ति आ जाएगी। हम दोनों का इसमें फ़ायदा है। अब अजीत इस बात को मान लेते हैं, उस लड़की की मदद करते हैं, लेकिन लालच से वो भी भरे हुए थे। वो हार प्रेतात्मा लड़की अजीत को देना चाहती थी, जो खाली सोने का था। अगर उसको बेच देते तो उनकी किस्मत बदल सकती थी। लड़की को हार से कोई मतलब नहीं था, हार में छुपी हुई शक्ति को वो पाना चाहती है। इसके लिए बहुत सारा जो क्रियाक्रम होता है वो किया जाता है। अजीत वो हार को छुड़ा लेते हैं, लेकिन वो हार को लेकर के आत्माओं के साथ में वो लड़की फरार हो जाती है, प्रेतात्मा लड़की। और उसके बाद वो लड़की अजीत को दिखाई नहीं देती है। अजीत का जो दिल है बैठ गया कि भाई इतना मेहनत किया, ऐसी जगह पर गया जहाँ पर दिन में लोग जाने से डरते थे, लड़की मेरे साथ में धोखा दे दिया। शायद इसी काम के लिए वो मेरी बहन बनी थी। उनका दिल टूट गया था, अपने आप से बड़ा खफा थे। तो चलिए आगे की कहानी अजीत की ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है, आप तो जानते ही होंगे। मैं रिक्शा चलाने का काम करता हूँ, थ्री व्हीलर। ये जब मेरे साथ में घटना हुई ना, तो मैं तो कई दिनों तक अपनी बहन का इंतज़ार करता रहा, प्रेतात्मा बहन का, कि चलो कहीं फंसी होगी, ज़रूर किसी काम में फंसी होगी, आ जाएगी आ जाएगी। मैं उस पर बहुत विश्वास करता था। लेकिन जब हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जब महीना बीतने लगता है, महीना से ज़्यादा हो जाता है, मन में खटका तो आ ही जाता है, कहीं वो मेरे साथ में धोखा तो नहीं किया। मुझे इस काम करने के लिए मजबूर किया था कि भैया, ये जो काम कर लोगे ना तो आपकी खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। आपको ये थ्री व्हीलर चलाने का नौबत ही नहीं आएगी। आपके पास धन दौलत सब आ जाएगी। वो हार हार बहुत कीमती है, उसको आप बेच दोगे ना तो आप मालामाल हो जाओगे। लेकिन उसमें जो शक्ति छिपी हुई है ना, बस मुझे शक्ति की जरूरत है, वो तो हार आपके काम में आएगा। मैं भी लालच में अंधा हो गया था। अंधा क्यों नहीं होता? वो तो मैं उसके भाई समय में, वो मुझे भाई समझती थी, मैं उसको बहन समझता था। हाँ, अभी तक ऐसा कोई मामला आया नहीं था जिससे हमारा विश्वास टूट सके। लेकिन जब इतने दिन बीतने के बाद जब वो प्रेतात्मा बहन नहीं आती है, तो मेरा तो दिल टूट ही जाता है। मुझे तो लगता है कि मैं तो ठगा गया। लेकिन जब 3 महीना से ऊपर हो जाता है, मेरा तो मन ऊब चुका था। मैं तो सोचता था कि मैं खामखा इस शहर में आ गया, मुझे किसी और जगह पे चलना चाहिए। यहाँ पर रह कर के उस प्रेतात्मा लड़की की याद आती थी। मैं उसके बारे में सोचता था, मुझे बस यही ख्याल आता था कि उसने मेरे साथ में चीटिंग किया है, मुझे धोखा दिया है। मैं
अब उसको बहन की तरह ज़रूर मानता था, लेकिन मैं उससे बहुत नाराज़ था। मुझे लगा कि बस अपना काम ये सिद्ध करना चाहती थी। किसी तरह वो मेरा इस्तेमाल करके उस हार तक वो पहुंचना चाहती थी। और जब हार मिल गया तब वो गायब हो गई। अब क्या? अब कौन सा बहन और भाई? मैं ऐसे ही उससे नाराज़गी से भरा रहता था। ये शहर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं थ्री व्हीलर चलाता था, रात को आता था। रात के आने के बाद ज़्यादातर मैं उसी के बारे में सोचता था। हाँ, कभी कभी मैं सोचते सोचते सो भी जाता था, लेकिन वो अभी तक मुझे मिली नहीं थी। क्या हुआ था उसके साथ में? क्या उसने मेरे साथ में ठगी किया, या फिर उसके साथ में कोई खेल हो गया? मैं दोनों पहलू पर विचार करता था, लेकिन मैं समझता था कि नहीं, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। वो तो मेरा इस्तेमाल किया था, बस इस काम को करने के लिए। और आखिरकार जब काम निकल गया, वो फिर मुझे भूल गई। मैं इसी तरह का सोच रखता था उसके बारे में। आखिरकार जब ज़्यादा समय बीत जाता है, तब मुझे लगता है कि जब तक मैं यहाँ इस शहर में रहूँगा, मैं इसी बारे में सोचता रहूँगा। इससे बढ़िया है कि मैं नए शहर में चलूँ। काम तो हम कहीं भी कर सकते हैं, थ्री व्हीलर चलाना कोई नौकरी थोड़ी करनी है। और आखिरकार मन उचाट होता है तो मैं झारखंड के ही एक दूसरे शहर में पहुँच जाता हूँ। वो भी शहर मेरे लिए अनजान था, लेकिन धीरे धीरे जान पहचान मैं लोगों से करता हूँ। अपने ऑटो रिक्शा का जुगाड़ कर लेता हूँ। रहने के लिए किराए का मकान मिल जाता है। इसके बाद मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। 6 महीना बीत चुका था। अब तो मैं उस प्रेतात्मा लड़की को लगभग भूल ही चुका था। नए शहर में आकर के मुझे बड़ा सुकून मिला था। नहीं तो मैं जिस पुराने शहर में था, और ख़ास करके उस घर में, मुझे उसकी याद आती थी। मैं उसके बारे में सोचता रहता था कि अगर एक बार कह देती कि भैया ये काम मेरे लिए करना है, तो मैं सहर्ष कर देता, मैं कर देता आसान से। लेकिन उसने तो मुझे ख्वाब दिखाया था, लालच दिया था कि भैया मैं आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दूंगी। लेकिन कहाँ खुशहाल, मुझे तो गम दुख सब कुछ दे के गई। कम से कम एक बार आके बता देती कि मैं सकुशल हूँ, मैं तब भी खुश रहने की कोशिश करता। मुझे लालच नहीं था। आंखों पर जो लालच का पर्दा था अब हट चुका था। नई जिंदगी का मैं शुरुआत कर चुका था। रात दिन परिश्रम करता था, ऑटो चलाने का काम करता था, रात को किराए के घर में आके आराम करता था। 6 महीना बीतने के बाद मैं तो लगभग उसको भूल ही चुका था। एक रात को स्टेशन से सवारी लेकर के अब मैं दूर इलाके में जा रहा था। भाड़ा अच्छा था, ज़्यादा पैसा मिल रहा था। रात की सवारी थी। एक बूढ़े बाबा और उनकी एक बेटी थी। अब मैं उनको छोड़ने के लिए अब उनके कॉलोनी की तरफ निकल चुका था। मैं उनको छोड़ के जब लौट के आता हूँ ना, तब एक लड़की रोड पर भागती हुई नजर आती है, बड़ी तेजी से। वो तो मेरे ऑटो रिक्शा को भी पार कर दिया था। इतनी तेजी से दौड़ लगा रही थी कि मैं उसको देख ही नहीं पाया था। लेकिन उसकी स्पीड देख करके मैं दंग रह गया था। अरे भाई, मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, थ्री व्हीलर, स्पीड हमारी भी कम नहीं होती है। उस स्पीड में तो इंसान दौड़ भी नहीं पाता है। आखिर ये क्या भला है भाई, इतनी तेज़ी से मेरे आगे से गुजर जाती है कि मैं बस देखते ही रह जाता हूँ। मैं पहचान नहीं पाता हूँ आखिर ये थी क्या। लेकिन अचानक वो लड़की भागते भागते रुक जाती है और बीच रास्ता पर आकर खड़ी हो जाती है। जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूं ना, तो मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ। ये तो वही थी, मेरी बहन। लेकिन ये भाग क्यों रही थी? इतने दिनों तक थी कहाँ पर? मैं उसको बस देख करके मन ही मन खुश हो जाता हूँ। और वास्तव में उसे देख करके मुझे बड़ा सुकून मिला था। मैं रोक देता हूँ ऑटो रिक्शा, और वो दौड़ती हुई मेरे पास में आ जाती है। मुझसे देख करके मुस्कुराती कहती है, भैया मैंने आपको ढूंढ ही लिया ना, भैया मैंने आपको ढूंढ ही लिया ना। मैं उसको देख करके अपने आंसू रोक नहीं पाता। मैं उसे अपनी बहन से ज़्यादा जो प्यार करता था, मैं अपने आंसू पर कंट्रोल नहीं करता हूँ। आंखें छलकने लगती है। अब मैं भर्राई आवाज़ में कहता है, बहन तुम थी कहाँ पर? मानता हूँ कि तुम मेरे साथ में चीटिंग किया, लेकिन कम से कम एक शब्द तो बोल देती। तुम कुछ बता के तो चली जाती कि भैया
ये हार मैं आपको देने वाली नहीं हूँ। मैं अपने दिल पर पत्थर रख लेता, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं थी। तुमने ही मुझे सब कुछ बताया था, लालच तुमने ही दिया था, और इसके बाद तुम कहाँ गायब हो गए। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे उसको देख करके। और जब वो उसने मुझे रोता हुआ देखा तो उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगे। कहने लगे भैया मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, मैं तो खुद धोखा खा गई हूँ। मैं तो एक ज़बरदस्त ट्रैप में फंस गई थी, मैं तो शिकार बन गई थी, मैं तो शिकार करने गई थी लेकिन मैं खुद ही शिकार बन गई थी। भैया मैंने आपको कभी धोखा दिया नहीं है, ना कभी मैं धोखा दे सकती हूँ। आप मेरे बात का यकीन करो भैया, मैं काफ़ी दिनों से आपको ढूंढ रही हूँ लेकिन आपका आता पता नहीं लग रहा था। आखिरकार मैं इसी रोड से गुजर रही थी, मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ कि आप ये ऑटो रिक्शा चला रहे हो, लेकिन जब आपका गंध मिला तब मैं रुक गई। देखो भैया मैंने आपको ढूंढ लिया, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ में कोई धोखा कोई छल नहीं किया है, मैं तो खुद चली गई हूँ, मैं तो खुद धोखे का शिकार हो गई हूँ, अब माफ़ भी कर दो। मैं समझ गया मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोलती है। मेरा मन तो बस शक कर रहा था, जब वो नज़र नहीं आई तो मुझे लगने लगा कि मेरे साथ में धोखा किया था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और तब मैं कहता हूँ बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत शक किया, ना जाने मैं रात भर क्या सोचता रहता था। वो घर मुझे सही नहीं लग रहा था, मुझे लगता था कि इस घर में आकर के मैं आपको एक तरह से मिस कर गया हूँ, मैं आपको भूलना नहीं चाहता था, लेकिन उस घर में मुझे नींद भी नहीं आती थी। और तब मैं वो शहर को छोड़ करके इस शहर में आ गया। मैं कहता हूँ बहन बैठो, बहन बैठ जाओ, वो मेरी पिछली सीट पर आके बैठ जाती है। आखिरकार मैं पूछने लगता हूँ ऑटो चलाते हुए, अब तो मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। वैसे मैं रात में इतना इनकम भी नहीं कर पाया था, लेकिन अब बहन आ गई थी तो मैं अपना घर लेके चलने लगा। आखिरकार रास्ते में सब कुछ पूछने लगता हूँ और तब कहती घर चलो भैया, बाकी बातें हम वहीं पर करेंगे। मैं कॉलोनी में पहुँच गया, अपने घर पर आ गया और इसके बाद मैं आराम से उसको बिठाता हूँ और कहता हूँ बहन चाहो तो आप आराम कर सकती हो, लेकिन अगर बताना चाहो तो बता भी सकती हो, क्या हुआ था आपके साथ में, कैसे चली गई, सब बात मुझे आप बताओ। आखिरकार कुछ देर वो चुप रहती है और फिर अपनी बात बताने लगती है। भैया मैं तो बहुत खुश थी, उन तीनों आत्माओं ने मेरा भरपूर साथ दिया था। मुझे उस हार में मैं जो शक्ति था उसको पाना चाहती थी, और वो तीनों आत्माओं ने मुझसे वादा किया था कि हम आपको वो शक्ति को ज़रूर आपको दे देंगे। लेकिन वो उसमें से शक्ति निकालना इतना आसान काम नहीं था, उसके लिए कुछ अलग से काम करना पड़ रहा था। और वो आत्माएं जानती थी कि इसको शक्ति का उपयोग कैसे किया जाएगा, हार में से शक्ति मेरे पास में कैसे आएगी। मैं उनकी बातों पर यकीन कर देती हूँ, मैं उनके साथ चली जाती हूँ, लेकिन सब कुछ जाल बिछाया हुआ था। ये तो वही तांत्रिक था, सब उसी का किया धरा था। ऐसी आत्माओं का खोज में लगा रहता था जो बिल्कुल नहीं हो और वो कुछ करने का तमन्ना रखती हो। आखिरकार उन आत्माओं के साथ मैं उसके जाल में फंस जाती हूँ। हार तो गया भी और मैं उस घर में कैद हो जाती हूँ। यही तो चाहता था वो तांत्रिक, हमारे जैसे ना जाने कितनी वहाँ पर लड़कियाँ जो आत्मा के रूप में थी, सबको अपना कंट्रोल किए हुए था। अब मेरे साथ में वही खेल खेलने लगा था, मुझसे तरह तरह का सवाल पूछता था, अब फिर ऐसा ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर देता था जो मैं करना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं कर क्या सकती थी, मैं तो अब उसके जाल में फंस गई थी। और वो एक तरह से मरा हुआ इंसान था, तांत्रिक था, मांत्रिक था, लेकिन वो हमारी तरह आत्मा था, लेकिन उसमें बहुत सारी शक्ति थी, बहुत सारी पावर थी। वो अपने पावर अपनी शक्ति का उपयोग हम सभी आत्माओं पर करता था। हम तो उनके गुलाम बन चुके थे, जैसा आदेश देता था हमें तो मजबूरी में करना पड़ता था। हम तो उस जगह से भागना चाहते थे, लेकिन मौका ही नहीं मिलता था। मुझे जरा से ही मौका मिलने का चांस होता और तब मैं पूरी तरह से तैयार रहती थी, लेकिन इतना आसान काम नहीं था उस जगह से भाग निकलना। लेकिन संजोग भाग मेरे प्रबल थे, मेरी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत थी
आखिरकार वो तांत्रिक उस जगह से कहीं दूर गया था किसी अपने काम में। अब वही मौका था, लेकिन शक्ति भी ऐसी वो करके गया था उस जगह को कि हम निकल नहीं सकते थे। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं यहाँ से ज़रूर निकलूँगी, लेकिन कैसे? लेकिन मैं सब कुछ जानने के लिए बेचैन थी। वो जो आत्माएं थी जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई थी, वो भी तो एक तरह से मुझे ठगा था, मुझे धोखा दिया था। लेकिन वो विवश थी, ये काम वो खुद नहीं करना चाहती थी। वो तो तांत्रिक का प्रभाव की वजह से ये सब मेरे साथ में खेल खेल रही थी। मैं उनसे ही जाना कि बहन, अगर मुझे यहाँ से भागना पड़े तो हम कैसे भाग सकते हैं। तब वो डर गई, कहने लगी, बहन हमने भी बहुत कोशिश किया, लेकिन हम इस जगह से भाग नहीं पाए। जहाँ मुझे बिठाता है, लालच देता है, उसका काम ही ऐसा है, वो नई नई आत्माओं को फंसाता रहता है। फिर वो शिकार पर गया है। मैं आग्रह करने लगी कि बहन कोई ना कोई तो रास्ता होगा। तब कहती है, हाँ बस एक ही रास्ता है, वो हार। उस हार के अंदर में शक्ति है, पावर है। अगर वो हार अपने गले में धारण कर लो, तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बड़ा खुश हो गई थी। मैं कहने लगी कि बहन तुम्हें तो पता होगा कि वो हार कहाँ रखा हुआ है। तब कहती है, हाँ मुझे तो पता है, लेकिन मेरी पहुँच उस तक नहीं है। मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ, अगर आपके अंदर में हिम्मत है तो आप जरूर जा सकती हो। मैं तो बस खुश हो गई थी। मुझे तो लगा कि मुझे रास्ता मिल चुका है। आखिरकार वो बताती है कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा उस हार को पाने के लिए। आखिरकार मैं उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ जहाँ पर हार रखा हुआ था। जब मैं जाती हूँ तो वहाँ हार ऐसा नहीं था खुले में पड़ा हुआ था। एक कवच के अंदर में, सुरक्षा कवच के अंदर में हार को रखा हुआ था, और वहाँ पर पहरेदार भी था। एक आत्मा पहरेदार था, जवान लड़का। उसकी आंखों में हमेशा गुस्सा दिखाई देता था, भड़का भड़का रहता था। आखिरकार मैंने भी ठान लिया था, इस पहरेदार को मैं ज़रूर चकमा दूंगी। अब वही मैं करती हूँ, लेकिन वो पहरेदार मुझे पकड़ लेता है। लेकिन मैं अपनी अदा से उस पहरेदार को मैं दूर भगा देती हूँ। उसके साथ मैं भी छल बल से प्रयोग करती हूँ। ऐसे झांसे में ले लेती हूँ कि मैं उससे प्रेम करने लगती हूँ। वो मेरी बात को मान लेता है। उसको लगता है कि मैं उसके साथ प्रेम करने लगी हूँ। मैं उसको एक रूम में ले जाती हूँ। मैं उसको बिठा देती हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार करो और मैं अभी आ रही हूँ, बस कुछ ही देर में। इतना ही मोहलत मेरे लिए काफ़ी था। मैं उस जगह से हार को उठा लेती हूँ। फिर काहे के लिए रुकना, हार को गले में डाल देती हूँ। इसके बाद मैं उस रेखा को, उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लेती हूँ जो तंत्र मंत्र से भरा हुआ था। जो भी आत्माएं उस रेखा को पार नहीं कर सकती थी, लेकिन हार मेरी रक्षा करता है। हार जब गले में धारण कर लेती हूँ ना, तब मुझे कुछ नहीं होता। आसानी से उस रेखा को पार करके फिर मैं आपको ढूंढने लगती हूँ। मैं आपके घर पर पहुँची, लेकिन घर में कोई और था। मैं परेशान हो गई थी, लेकिन मैं करूँ क्या। मैं आपकी गंध सूंघते कोशिश करने लगी, उस शहर में और जगह पर तलाश करते करते आखिरकार मैं दूसरे शहर, तीसरे शहर, मुझे जहाँ जहाँ अंदाज़ा था कि आप जा सकते हो, मैं हर शहर में छानती फिरती थी, आपको गंध को पहचानती रहती थी, लेकिन आपका गंध कहीं मुझे नहीं मिल रहा था। आखिरकार मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ। जब ये प्रेतात्मा बोलती है, मेरी बहन बोलती है, तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मैं कहता हूँ, बहन वो हार आपके पास है क्या? तब प्रेतात्मा मुस्कुराती है, कहती है, हाँ मेरे पास में है। मैं कहता हूँ, कहाँ पर? आप मुझे उस हार को दर्शन तो कराओ कम से कम। कहती है, ये रहा मेरे गले में पड़ा हुआ है, लेकिन आप और हम अब इसको निकाल नहीं पाएंगे। अब तो ये हमारा शरीर का हिस्सा बन चुका है। मैं चाह करके भी इसको निकाल नहीं पाऊंगी। कोशिश तो मैंने बहुत किया है, लेकिन ये गले का फंदा बन चुका है। मैं इसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, लेकिन ये तो मुझसे चिपक गया है। भैया मैं क्या करूँ? मैं तो मुसीबत को खुद ही मोल ले लिया। भैया आप मेरे लिए कोई उपाय करो। मैं
अब उस प्रेतात्मा बहन की कहानी सुनकर के मैं खुद हैरान रह गया था। मुझे लगने लगा कि मैं इसकी अब मदद क्या कर सकता हूँ। हार तो मैंने देखा, उसके गले में पड़ा हुआ था और जैसा बताया था उससे भी अच्छा लग रहा था। देखने में बहुत ही कीमती, वजनदार था, खाली सोने का बना हुआ था, लेकिन उसमें शक्ति ऐसी थी जो हमारी प्रेतात्मा बहन के गले क्या फांस बन गई थी। पहनने का तो पहन लिया, लेकिन उसे छुटकारा नहीं मिल रहा था, और उस छुटकारा ना मिलने की वजह से कभी भी वो तांत्रिक मांत्रिक जो भी था मेरी बहन को पकड़ सकता था, इसलिए ज़्यादा वो परेशान थी। अब तो गलती कर बैठी थी, अब गलती का इलाज क्या है, अब इसके बारे में हम दोनों को सोचना था। मैं भी अब चिंता कर रहा था अपनी बहन के लिए, और मेरी बहन भी कुछ न कुछ अपने बारे में सोच रही थी, आखिरकार इस हार से छुटकारा कैसे मिले। लेकिन कोई भी बुद्धि हम दोनों की काम नहीं कर रही थी। आखिरकार सुबह होने जा रही है, और तब मैं कहता हूँ बहन अब आराम करो, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करूँगा, मैं कोई ना कोई जानकार से ज़रूर बात करूँगा कि कैसे ये हार से छुटकारा तुम्हें मिल सकता है। आखिरकार बहन को समझा देता हूँ, लेकिन खुद भी चिंता में पड़ा रहता हूँ। अब कैसे करूँ, इस हार से बहन का छुटकारा कैसे दिलाऊँ। जब तक मेरी बहन का गले में हार रहेगा, वो तो तांत्रिक मांत्रिक कभी भी पकड़ सकता है। उसको तो आभास हो जाएगा कि मेरी बहन कहाँ पर है, वो हार ही खुद बता देगा। उसमें शक्ति थी, शक्ति का इस्तेमाल वही करता था। तो एक तरह से बहन भाग भी आई थी, लेकिन फंसी हुई थी। अभी जाल तोड़ के आ गई थी, लेकिन जाल से दूर नहीं गई थी। हम दोनों का चिंता इसी में लगा हुआ था कि आखिरकार कैसे हमारी बहन आज़ादी पा सके, हार से छुटकारा पा सके। ये एक वो टाइम था जब हम दोनों दोनों हार पाने के लिए तड़प रहे थे, और जब हार मिल गया था तब हम हार से अब दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हार गले का फांस बन चुका था। मैं ऑटो चलाता था, दिन भर कोई ना कोई सवारी ऐसी मिलती थी, अब मैं उनसे बात करता था। वो मेरी बात सुन कर के बड़े ऐसे घूर के देखते थे कि मैं किसी अन्य ग्रह से आया हूँ। कहते भैया तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, ये ऐसा कभी होता है जिस तरह से तुम बात कर रहे हो। मैं उनसे प्रार्थना करता था कि भैया आपकी नज़र में कोई बड़े तांत्रिक का कुछ अता पता हो तो बता दो। और तब मुझे डांट देते थे कि तुम नशे में हो, तुम जरूर कोई सूखा नशा करते होगे, मुझे धमका देते थे। मैं डर जाता था। इस तरह 15 दिन गुजर चुका था। रोज मैं रात को अपनी बहन के सामने बैठता था, और हम तरह तरह का अब उस हार से छुटकारा पाने के यत्न करते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। खटका लगा रहता था। वो तांत्रिक कभी ना कभी हमारी दीदी के पास, हमारी बहन के पास आ धमकेगा और फिर पकड़ के ले जाएगा। दीदी चिंता में डूबी हुई थी, मैं भी परेशान अलग था। अब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करना भूल चुका था। एक दो सवारी मिल जाता जिससे मेरी रोजी रोटी चल पाती थी। मैं ज़्यादा लालच भी नहीं करता था, ज़्यादा बस दीदी के लिए काम के लिए मैं घूमता रहता था। कोई ऐसा ऐसा तांत्रिक मिल जाए, कोई ऐसा जानकार मिल जाए जो हमारी दीदी का कल्याण कर सके, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था। वो रात जब मैं एक बूढ़े बाबा को सवारी बिठा करके हाथ दूर के इलाके में जाता हूँ। बूढ़े बाबा बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। मैं उनसे बात करना चाहता था। जब भी मैं उनसे पूछने की कोशिश करता था, वो बिल्कुल खामोश रहते थे। मैं कई बार उनसे बातचीत करने का सिलसिला स्टार्ट किया, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी थी। वो बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, आंखें बंद करके शांत बैठे हुए थे। आखिरकार जब उनके बताए हुए हम पते पर जाते हैं तो मैं देख करके हैरान रह जाता हूँ। वो तो शमशान का इलाका था। जब मैं अपने आप को शमशान के एरिया में पाता हूँ, मैं डर जाता हूँ। बाबा जी शांत भाव से उतरते हैं और मुझे किराया देते हैं, आगे जाने लगते हैं। और तब मैं जान लेता हूँ कि ये तो कोई तांत्रिक मांत्रिक हैं, जरूर कोई साधना करने के लिए इस जगह में आए थे, और आधी रात होने भी जा रही थी। मैं सोच लिया था कि भाई ये शमशान है, यहाँ तो भूत प्रेत का इलाका है। मुझे डर भी लग रहा था। मैं जल्दी से उस जगह से निकलना चाहता था, और तभी तांत्रिक बाबा आगे जाते जाते रुके और कहने लगे,
तुम्हें अपनी काम सिद्धि कराना है ना, तो तुम यहाँ से जाओ नहीं, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या समस्या है। तुमने तो बताने का अब भरसक प्रयत्न किया, लेकिन मैं सब कुछ जान गया था। अगर आओ, अगर तुम ये काम कराना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। मैं डर गया था उस बूढ़े बाबा की बात सुन करके। मुझे तो लगा कि मैं तो फंस चुका हूँ, मेरा कोई काम नहीं कराना था, मैं तो बस अपनी बहन के लिए चिंता कर रहा था। मैं रुका रहा और तभी बाबा कहने लगे कि देखो, यहाँ पर अगर तुम ज़्यादा देर तक रुके रुके रहोगे ना, तो समझ लो तुम खतरे में पड़ जाओगे। इससे बढ़िया है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये इलाका भूत प्रेत से भरा हुआ है। अगर तुम जल्दी से छुटकारा चाहते हो इन चीज़ों से तो मेरे पीछे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं अब डर चुका था। मैं तो उनसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं उनका आदेश का पालन करने लगा। आखिरकार शमशान के खुले एरिया में पहुंच जाते हैं। एक चिता जल करके ठंडी होने जा रही थी। वो चिता के पास पहुंच जाते थे, अपने थैले में से कुछ सामान निकालते हैं, जैसे पूजा पाठ का सामान हो। मैं देखता हूँ देसी दारू का शीशी, बोतल, कुछ फूल, कुछ मांस, कुछ मिठाई, ये सब चीज़ें वो जगह जगह पर रखने लगते हैं। आग जलाते हैं, चिता से आग निकालते हैं, फिर आग प्रज्वलित करते हैं और उसमें तरह तरह का भोग वो लगाने लगते हैं। मैं तो दूर पर खड़ा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। और तब उनको लगा कि मैं तो खड़ा हूँ, आप मुझे बैठने की इशारा करते हैं, बैठ जाओ। मैं उसी जगह पर धम से नीचे बैठ जाता हूँ। मैं एकदम हैरान था। मैं शमशान में देख करके अब बहुत डरा हुआ था। ये बाबा जरूर कोई तांत्रिक मांत्रिक थे, हाँ तभी तो शमशान में कुछ करने के लिए आए थे। मैं डरा हुआ था, भयभीत था। मैं उनसे कई तरह का सवाल पूछना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। आखिरकार जब अपना पूजा समाप्त कर लेते हैं, हाँ तब मेरी तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं इधर आके बैठो, मेरे बगल में बैठो। मैं बगल में जाके बैठ जाता हूँ, डरा हुआ रहता हूँ। हाँ तब कहते हैं, हाँ अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो, कौन सा काम कराना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। हाँ तब मैं बाबा के आगे हाथ जोड़ देता हूँ, कहता हूँ बाबा मैं अपने लिए नहीं कुछ पाना चाहता, ना मुझे कुछ चाहिए, बस मैं अपनी एक बहन के लिए चिंता कर रहा हूँ। हाँ वो एक प्रेत आत्मा है। फिर मैं शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताना पड़ा था। जैसे वो कहानी मेरी सुन लेते हैं, उनकी आंखें चमकने लगती हैं। हाँ कहते हैं वो तुम्हारी बहन है कहाँ पर। मैं कहता हूँ मेरे घर में रहती है। मैं और मेरी बहन हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। बाबा का चेहरे पर चमक कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। कहने लगे ये काम तो मैं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन मेरे पास में होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि बाबा जी अगर आपका यहाँ का काम संपन्न हो गया है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ ना अपने घर पर, मेरी बहन वहीं पर होगी, आप मेरी मदद करेंगे। आज तब कहते हैं कि हाँ मैं मदद जरूर करूँगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैं कहता हूँ बाबा जी बस मेरी बहन के गले से हार निकाल दीजिए। वो हार गले का फांस बना हुआ है। मैं सब कुछ बता दिया था कि उसमें शक्ति है। मैं तो शक्ति नहीं, मैं हार को पाना चाहता था। पूरी कहानी बता देता हूँ। तब कहते हैं कि देखो बच्चा, इसके लिए तो हमें तुम्हारे घर तक चलना पड़ेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस हार की शक्ति जो है ना मैं अपने पास में रखूँगा। हाँ वो हार मैं तुम्हें दे दूँगा। हार में क्या करूँगा, मुझे मोह माया की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत शक्ति को पाना चाहता हूँ, और उस शक्ति के बारे में मैं बहुत सुना था, और आखिरकार मुझे अब शक्ति को सामना करना पड़ेगा। वो शक्ति भी आसानी से मेरे पास में नहीं आएगी, इसके लिए मुझे साधना करना पड़ेगा, और तब मैं उस हार में से उस शक्ति को निकाल पाऊंगा। मैं मन ही मन बड़ा खुश हो गया था। चलो कम से कम मेरी बहन आज़ाद तो हो जाएगी, हम पहले की तरह तो हो जाएंगे। मेरी बहन का कोई चिंता तो नहीं रहेगी, वो तांत्रिक मांत्रिक मेरी बहन को पकड़ तो नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ बाबा चाहो तो आप हार भी रख सकते हो, बस मेरी बहन को आज़ाद करा दो। बाबा कहते हैं कि देखो मुझे धन की चिंता नहीं है, लेकिन वो हार उसमें शक्ति भी है, तो मुझे हार तो लेना ही पड़ेगा। हार लेने के बाद मैं साधना करूँगा, और तब जाकर के हार में से शक्ति को मैं बाहर निकालूंगा। और वो हार तुम ले लेना, तुम अपने काम में लगा लेना,
उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो उस शक्ति को पाना चाहता हूँ। इस शक्ति के बारे में बहुत पहले मैं सुन चुका था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे काम को आसान बना दिया। अब चलो भी, मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहता हूँ। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मुझे तो लगा कि मेरा काम सफल हो गया है। मैं खुशी भाव से बाबा जी को रिक्शा में बिठाता हूँ, ऑटो रिक्शा में। अब फिर अपनी कॉलोनी की तरफ चल पड़ता हूँ। रास्ते भर मैं बाबा जी से बात करता हुआ कि बाबा जी, मेरी बहन का कोई तकलीफ तो नहीं होगा, कोई दुख परेशानी अब उसके साथ तो नहीं होगा। तब कहते हैं कि बेटा एक बार तो होगा, लेकिन वो कष्ट बस थोड़े टाइम के लिए है। लेकिन जब मैं पूरा काम कर लूँगा, कष्ट से मुक्ति हो जाएगी। वो हार जो गले का फांस बना हुआ है, अब मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। अब चलो भी, बातें तो हम घर पर जाके करेंगे। आखिरकार हम घर तक पहुंच गए थे। घर पर मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ कि बहन दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा तो खुला हुआ था, दरवाज़ा बंद ही नहीं था। मन में आशंका छा गई थी, आखिर मेरी बहन कहाँ है, बहन कहाँ है। मैं अंदर जाता हूँ। अभी तक जो तांत्रिक बाबा थे बाहर खड़े थे, चौखट के बाहर। मैं अंदर जाता हूँ, अपनी बहन का आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन बहन कहीं दिखाई नहीं देती है। मैं चिंता में डूब जाता हूँ। मुझे लगता है कि तांत्रिक बाबा आकर के मेरी बहन को पकड़ तो नहीं दिया। मैं डर जाता हूँ, भयभीत हो जाता हूँ। मैं आवाज़ लगाने लगता हूँ। मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाहर में तांत्रिक बाबा खड़े थे। तब मैं भागता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि बहन तो इसी कमरे में रहती है, लेकिन अभी है ही नहीं। तब बाबा जी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ देर तक ऐसी आंखें बंद करते हैं। आप फिर कहते हैं, जैसे आवाज़ दे रहे हैं, तुम यहीं पर हो, मैं जानता हूँ तुम आसपास में हो, तुम मुझे देख रही हो, अपने भाई को देख रही हो। भाई ने तुम्हारे लिए मुझे बुलाया है। मैं तुम्हारे काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर तुम ये हार अपने गले से निकलवाना चाहती हो तो सामने तो आना ही पड़ेगा। बाबा जी ऐसे ही बात करते हैं। आखिरकार बहन अंधेरे में से बाहर आ जाती है। मैं उसको सही सलामत देख करके खुश हो जाता हूँ। कहता हूँ, बहन डरने की जरूरत नहीं है, ये बाबा जी बड़े अच्छे हैं। हमारी एक बात सुनने के बाद यहाँ पर आ गए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। मैं सब कुछ बता देता हूँ। तब बहन डरी हुई दिखाई देती है, पूछती है कि आखिर शर्त क्या है। बाबा जी कहते हैं, देखो ये हार तुमने जो गले में डाल दिया है ना, इतनी आसानी से ये बाहर निकलने वाला नहीं है। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा। हो सकता है एक रात में काम हो जाए, और हो सकता है कि 2-3 दिन भी लग जाए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहो तो अपने भाई को अपने साथ में लेकर चल सकती हो, मेरी आश्रम में, मेरी जगह पर। वहीं पर मैं सब कुछ कर पाऊंगा, इस जगह पर नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरे साथ में तुम्हें चलना चाहिए। अपने भाई को भी अपने साथ में रख लो। बहन और हमारी दोनों की आंखें मिलती हैं। बहन की आंखों में देख रहा था, वो डरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं कहने लगा बहन से कि बहन डरो मत, ये काम तो करना ही है। देखो इसमें डरने की मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। बाबा जी तो कह रहे हैं ये काम को जरूर करवा देंगे, तो अब तुम डर क्यों रही हो। चलो अब चलते हैं बाबा जी के आश्रम पर। आखिरकार बहन को मैं मना लेता हूँ, लेकिन वो डरी हुई दिखाई देती है। हम दोनों और बाबा जी चल पड़ते हैं आश्रम में, और वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जगह थी, वो भी शमशान का इलाका था, जहाँ बाबा जी का कुटिया था। मैं इस स्थान पर देख करके थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। मुझे तो लगा कि बाबा जी का कोई घर होगा, बड़ा सा आश्रम होगा, लेकिन ये तो शमशान में रहते थे, कुटिया बना करके। मैं डर जाता हूँ। बाबा जी से कहता हूँ कि बाबा जी आपका ये आश्रम है। तब बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा यही तो मेरा आश्रम है, मैं यहीं तो रहता हूँ, यही तो मेरा काम है, और मैं जगह जगह भटकता भी रहता हूँ। अब चलो आओ, अब हमारा घर तुम्हारा स्वागत कर रहा है। आखिरकार हम उन झोपड़ी में पहुँच जाते हैं। छोटी सी झोपड़ी, बहुत मुश्किल से हम अब एक दूसरे से दूरी बना करके बैठे हुए थे। इतना बड़ा जगह भी नहीं था। वहाँ पर बहुत कुछ रखा हुआ था, पूजा पाठ करने वाला, दारू की बोतलें, फूल माला, ना जाने क्या क्या प्रकार का चीज़। तब कहते हैं, देखो अभी
हमारे पास में कुछ घंटे के समय है, हम एक बार कोशिश कर लेते हैं। अगर आज ही काम हो गया तो तुम्हारी बहन को आज़ादी मिल जाएगी और तुम अपने बहन को लेके चले जाना। मैं कहता हूँ बाबा जी फिर देर क्यों करते हैं? बाबा जी कहते हैं कि चलो फिर शमशान के पास जाते हैं। चीता तो नहीं कोई जल रही थी, वहाँ पर एक गोल घेरा बनाते हैं और फिर वो जैसे पूजा का स्थान बना करके आप जगह जगह पर दीपक जलाते हैं, फूल माला रखते हैं, ना जाने क्या क्या टोटका उटका करते हैं। हम मेरी बहन को कहते हैं कि इसमें बैठ जाओ। बहन डर रही थी, बहन के चेहरे पर डर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। तब मैं कहता हूँ बहन डरो मत, एक बार का कष्ट है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ में जरूर कोई ना कोई कष्ट होगा, लेकिन मुक्ति तो मिल जाएगी इस हार से। एक बार का है, बस कर लो बहन, मैं हूं ना तुम्हारे सामने में खड़ा हुआ। तब मेरी बहन का हौसला बढ़ा था, तब उस गोल घेरे में बैठ गई थी। लेकिन मुझे तो आश्चर्य हुआ जब गोल घेरे में जाती है, बैठती है और उसी टाइम मुझे नजर नहीं आती, अदृश्य हो गई थी। मैं तो घबरा गया था, मैं बाबा जी से पूछने लगता हूँ कि बाबा जी मेरी बहन कहाँ गई, मेरी बहन कहाँ गई? तब मुझे शांत कराते हैं और कहते हैं कहीं नहीं गई है, इसी गोल घेरे में है, लेकिन अभी तुम्हें नजर नहीं आएगी। ये इसमें तंत्र मंत्र किया हुआ है ना, तुम अपनी बहन का आज़ादी चाहते हो ना। तब मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे आज़ादी चाहिए। तब कहते तुम शांत बैठ जाओ, मुझे अपना काम करने दो, तब मैं ये काम कर पाऊँगा, तुम बीच में रोक टोक नहीं करोगे। मैं भी शांत बैठ जाता हूँ, मुझे लगता है कि शायद बाबा जी सही कह रहे हैं। इसके बाद बाबा जी अपना पूजा जो भी करना था तंत्र मंत्र का करना शुरू कर देते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो बैठा हुआ था, डरा हुआ था। मैं सामने देखता हूँ तो आसपास के इलाके में कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। मैं डर जाता हूँ, बाबा जी के पास सरक के आ जाता हूँ और मैं बाबा जी से बोलने लगता हूँ, बाबा जी देखो ना कैसे कैसे आंखें, ये सब क्या है? बाबा जी शांत कराते हैं मुझे समझाते हुए, लेकिन बोलते नहीं हैं। अपने वो जो तंत्र मंत्र कर रहे थे उसमें लीन थे, लेकिन इतना समझा देते कि डरो मत डरो मत। लेकिन मैं तो डरा हुआ था। आसपास में चमकती हुई आंखें नजर आ रही थी और धीरे धीरे मैं उस चमकती आंखों के पीछे शरीर भी देखने लगा था। अंधेरा था लेकिन वो शरीर मुझे अब नजर आने लगा था। वो सब प्रेत आत्माएं थी, अजीब अजीब तरह का। पहली बार इतनी आत्माओं को मैंने एक साथ देखा था। वो झुंड में नजर आ रही थी, जैसे पूरा शमशान को घेर लिया हो। मेरी तो आत्मा तक कांप गई थी वो सब दृश्य देखने के बाद में। लेकिन मैं बाबा जी के पास बैठा था और तब भी मेरा दिल था, धड़कन बढ़ी हुई थी, कहीं ये आत्माएं हम पर अटैक ना कर दे। इस वजह से मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन बाबा जी थे ना, तब मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी हुई थी। मेरी बहन दिखाई नहीं दे रही थी और बाबा जी क्रिया पर क्रिया करते जा रहे थे। अलग अलग कभी दारू की बोतल डालते थे, कभी दूध डालते थे, पता नहीं क्या क्या वो सब अपने पास में रखे हुए थे। सब उस गोल घेरे में डाल रहे थे, उसमें डालते थे, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे लगता था कि उसमें कोई चीज़ डाल रहे हो ना, वो अदृश्य हो रहा है, अदृश्य हो रहा है। ऐसा ही कुछ देर तक चलता रहता है और आखिरकार वो अदृश्य जगह जो है ना, ऐसा आवाज़ करता है जैसे बम फटा हो, जैसे धमाका हुआ हो। और जैसे धमाका होता है ना तो मैं तो डर जाता हूँ। और उसी टाइम मेरी बहन नजर आती है। अब उसकी जो हालत थी ना, मैं देख करके डर चुका था। इतनी बुरी हालत में थी, मैं इतना घबरा गया था। मैं देखता हूँ उसको तो उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर रंग उतरा हुआ था, पसीने से जैसे भरी हुई या पानी से नहाई हुई हो। मुझे तो लग रहा था कि जितना चीज़ ये बाबा जी डाल रहे थे सब उसके बदन पर पड़ रहा था। शायद उसको तकलीफ हो रही थी। वो धमाका क्या था, कैसा था, मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन बहन का दुर्दशा देख करके मैं दुखी हो जाता हूँ। बहन तो घेरे से निकल आती है, हाँ, लेकिन जैसे ही मैं हार को देखता हूँ, हार तो उसके गले में था ही नहीं। मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है। मैं बहन का हाथ पकड़ लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ बाबा जी से कि बाबा जी काम हो गया ना, काम हो गया ना। तब बाबा जी कहते हैं काम तो हो गया, हार तो मैं पा लिया, लेकिन हार में अभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। मैंने तुमसे वादा किया हूँ और वादा अब जरूर निभाऊंगा। तुम अपनी बहन को लेकर जा सकते हो,
लेकिन इसमें कुछ टाइम जरूर लगेगा। मैंने तुम्हारा घर देखा है, और जैसे ही ये शक्ति मुझे मिल जाएगी, ये हार मैं तुम तक जरूर पहुंचा दूंगा। मैं लालची इंसान नहीं हूँ, जो एक बार में वादा कर लेता हूँ मैं ज़रूर पूरा करता हूँ। ये काम में मुझे लग सकता है कि हफ्ता भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, या ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मैं अपने वादे से बिल्कुल फिरूंगा नहीं। ये सोने का हार तुम्हारा है और मैं तुम्हें ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन ये शक्ति निकलने के बाद में अब तुम लोग जा सकते हो। मेरा तो मन डरा हुआ था, मैं तो उस जगह से भागना चाहता। मैं अपने आसपास में देखता हूँ, जो चमकती आंखें दिखाई दे रही थी, वो भूत प्रेत जो मुझे दूर खड़े नजर आ रहे थे, घेरे हुए थे शमशान को, वो सब अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ता हूँ, वो डरी हुई थी। मैं अपने ऑटो रिक्शा में बिठाता हूँ और तब मैं देरी नहीं करता हूँ। ऑटो रिक्शा स्टार्ट करके अब फिर अपने कॉलोनी की तरफ। मैं घर पहुँच करके दम लेता हूँ। मैं बहन को कहता हूँ कि बहन, अब कैसा लग रहा है, कैसा तुम महसूस कर रही हो? बहन मुस्कुराती है, कहती है भाई तकलीफ तो बहुत हुई, मेरा तो दम घुट रहा था। वो बाबा जी ना जाने मेरे साथ में क्या क्या कर रहे थे, कभी दारू डाल रहे थे, कभी शहद डाल रहे थे, कभी दूध डाल रहे थे, कभी काला तेल डाल रहे थे। मैं तो एकदम जैसा लग रहा था कि मेरा दम घुट रहा हूँ। मुझे जलन महसूस हो रही थी। मैं क्या अपनी तकलीफ को बताऊं, कितना मैं सहन किया हूँ वो थोड़े टाइम में। वो रोने लगी थी और तब मैं कहता हूँ बहन, ये तुम्हारे भले के लिए था, चलो अब छुटकारा मिल गया ना, हमें उस हार से मतलब नहीं है। मैं अपनी बहन को समझाता हूँ और तब कहती है कि भाई मैं भी ठान लिया हूँ, मैं उस हार को तुम तक जरूर पहुँचाऊँगी। देखते हैं बाबा जी कब वो शक्ति निकालते हैं। मेरी तो अभिलाषा थी कि मैं भी वो शक्ति पा सकूं। मैं कोशिश जरूर करूंगी। आखिरकार वो चीज़ हमने ढूंढा है, हमने उस जगह से निकाला है। मैं अपनी बहन को समझाता हूँ कि देखो बहन, तुम लालच मत करो, और मुझे भी लालच नहीं करना है। वो हार को भूल जाते हैं। तुम बिल्कुल अब इस घर में तुम्हारा है और मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी है। आप दोबारा हमें इस लालच में पड़ना भी नहीं है। मैं तो उस हार को भूल भी गया था। मुझे उस हार की चिंता नहीं। मैं लालच जरूर किया था, लेकिन मुझे लगने लगा था कि लालच बुरी बला है, इनसे दूरी रहने में हमें फ़ायदा है। मैं अपने काम में अब लग चुका था। मेरी जो प्रेतात्मा बहन थी, मेरा साथ देती थी, मेरे घर में रहती थी। अब मैं दिन भर रात भर अपने काम में रहता था, आधी रात को मैं लौटता था। अब मैं उस हार को लालच छोड़ चुका था, लेकिन जो मेरी बहन थी ना, वो भूली नहीं थी। उसका कहना था कि देखो, हम दोनों ने इस हार के लिए कितना मेहनत किया था, क्या क्या काम मुझे और तुम्हें करना पड़ा था। मैं इतनी आसानी से भूलूंगी नहीं। और तब मैं अपनी बहन को समझाता था कि अब भूल भी जाओ। देखो, हार की वजह से तुम कितने मुसीबत में पड़ गई थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से मुसीबत में आओ। मैं उसको समझाता था और तब वो चुप रह जाती थी, लेकिन मुझे लगता था कि उसके अंदर में कुछ ना कुछ चल रहा था। वो नई नई योजना बनाने में माहिर थी। आखिरकार जब मैं घर लौटता हूँ आधी रात को, अपने काम ख़त्म करके ऑटो रिक्शा खड़ा करता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ, और तब मुझे मेरी बहन के साथ में एक खूबसूरत लड़की उसी पलंग पर, मेरे बिस्तर पर बैठी हुई दिखाई देती है। मैं उसको देखकर चौंक जाता हूँ। मैं अपनी बहन से पूछता हूँ, ये कौन है, ये कौन है? और तब मेरी बहन मुस्कुराते हुए कहती है, ये हमारी मदद करेगी, ये हमारी मदद करेगी। मैं कहता हूँ, किस बात की मदद? हमें कोई मदद नहीं चाहिए। और तब मेरी बहन कहती है कि देखो, मैं मानती हूँ कि तुम लालची नहीं हो, लेकिन मैंने जो वादा किया है मैं उसको निभाना जानती भी हूँ। मैं इतनी आसानी से उस हार को भूलूंगी नहीं। मैं उस हार को दोबारा से पाने की कोशिश करूंगी, और इसमें ये लड़की मदद करेगी। मैं कहता हूँ, क्या ये तुम्हारी तरह आत्मा है? तब वो जो लड़की थी, जो नई थी, वो मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, आप मुझे छू के दे सकते हो। और तब मैं कहता हूँ, फिर आप कौन है? आप मेरी बहन के साथ में यहाँ पर क्यों आई हैं? लड़की मुस्कुरा के कहती है, मैं आप लोगों का मदद करने के लिए आई हूँ। मैं भी तंत्र मंत्र का माहिर हूँ, मैं भी कुछ मंत्र तंत्र जानती हूँ।
हाँ, मैं आप लोगों का मदद कर सकती हूँ उस हार को पाने में। मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल से तो हम हार से पीछा छुड़ाए हैं, अब फिर हम उसी पचड़े में पड़ने जा रहे हैं। मैं अपनी बहन को बोलता हूँ। तब मेरी बहन एक नई कहानी सुनाती है। कहती है, भाई आप तो भूल गए, लेकिन मैं हर रात उस जगह पर जाती थी वो तांत्रिक को देखने के लिए। उस तांत्रिक ने तो बहुत कोशिश किया था कि हार से उस शक्ति को बाहर कर दे, लेकिन वो शक्ति बाहर नहीं हो पा रही है। आखिरकार वो बिल्कुल अब इससे अलग हो चुका है। वो हार एक प्रेतात्मा को दे दिया है। वो प्रेतात्मा उसमें से शक्ति निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मेरी तरह गलती नहीं किया है। उस हार को उसने पहना नहीं है, लेकिन उसकी कोशिश भी विफल हो रही है। हमें अब उस हार तक पहुंचना चाहिए। तब मैं इस तांत्रिका से मिल करके आई हूँ, समझा करके आई हूँ। ये हमारी मदद करने के लिए तैयार है। मैं तो अब उस तांत्रिका को देख करके हैरान हो गया था। इतनी खूबसूरत कोई तांत्रिका भी होती है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैं अपनी बहन के कहता हूँ कि बहन, फिर हम नए पचड़े में पड़ जाएंगे, आगे ना जाने क्या क्या मुसीबत आएगी। आप उस हार को भूल क्यों नहीं जाती हो? तब मेरी बहन कहती है, कैसे भूल जाऊँ? वो हार में तो हमारी जान बसती है। अगर उसमें से एक बार शक्ति मेरे पास में आ जाती है, देखो ना भैया, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऐसा तो मैं सोचती हूँ। और वो हार आपके जीवन में बहुत काम आएगा। मैं उस शक्ति को भी पाना चाहती हूँ और इस हार को भी तुम्हारे लिए। आप हमारी मदद करो भैया, इस काम में हमारी मदद करो। मैं कहता हूँ कि देखो बहन, अब मैं आपको किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता हूँ, आप भी भूल जाओ। मैं तांत्रिका की तरफ देख कहता हूँ कि आप मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। ये तो हमारे बारे में सोचती रहती है, आप भूल जाइए इस चीज़ को। आप जहाँ से आइए, अब मैं आपको, चलिए मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। लेकिन मेरी बहन मुझे डांट देती है मीठी आवाज़ में, भाई मैं चाहती हूँ ना, तभी तो मैं इनको लेके आई हूँ, बस आपका इंतज़ार था। मैं आपसे चाहती थी कि आप इस काम में हमारी मदद करो। देखो भैया, मैं इस हार को हर हाल में पाना चाहती हूँ, और मैं इस शक्ति को मैं महसूस करना चाहती हूँ, और इसमें ये हमारी मदद करेंगे। इन्होंने मुझसे वादा किया है, अब बदले में उस हार से जो भी धन मिलेगा, इनमें कुछ इनका हिस्सा देना पड़ेगा। बस बस इनको यही फीस है, इतना ही हमें देना है। मैं अपनी बहन को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था कि बहन मान भी जाओ, बहन मान भी जाओ, ये लालच छोड़ो। मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरी बहन हर हालत में वो काम को करना चाहती थी। आखिरकार मैं क्या करता? अब मैं कहता मुझे क्या करना होगा। तब वो ही कहती है तांत्रिका कि हमें उस जगह पर ले चलिए जहाँ पर उस हार को आपने छोड़ के आए थे। हमें उसी शमशान में लेके चलिए, और मैं सब कुछ कर लूँगी, आप लोग बाहर ही रहिएगा। मेरा काम है कैसे मैं हार तक पहुँचूँगी। आखिरकार हमें वो काम करना ही पड़ा था। मैं तांत्रिका को बिठाकर अपनी बहन को लेकर के फिर हम उसी श्मशान में जाते हैं। मैं श्मशान में जाता हूँ, मैं डरता हूँ, लेकिन तांत्रिका कहती कि आपको डरने को सकता नहीं है, बस अब आगे आगे चलिए, हमें बाबा के पास लेकर चलिए। मैं बाबा से सब कुछ बात कर लूँगी। अगर वो शक्ति को नहीं निकाल पाते हैं, तब उनके हार किसी मतलब का नहीं है। मैं तो उस शक्ति को बाहर निकाल दूंगी। मैं जानती हूँ, तरीका जानती हूँ, मुझे पता है। आखिरकार जब हम झोपड़ी में पहुँचते हैं ना, तो बाबा जी जो भले चंगे हमें दिखाई दिए थे, बहुत ही बीमार लगते हैं, बिल्कुल पीला पड़ चुके थे। मैं उनकी हालत देख कर के हैरान हो जाता हूँ, और वो मुझे समझ गए थे कि मैं आ चुका हूँ। अब मुझे इशारा करते हैं कि बेटा बैठो, मेरे में अब इतनी शक्ति नहीं है, मैं हार चुका हूँ बेटा। ये हार तुम बेशक ले जा सकते हो। प्रेतात्मा को आवाज़ देते हैं, आ जाओ। प्रेतात्मा वो हार निकालने को बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो भी थक गई थी। आखिरकार तांत्रिका अपने हाथ में हार को ले लेती है और कहती है, बाबा जी हम इसको ज़रूर निकाल लेंगे। हमारे पास में ऐसी विद्या है जो आपके पास में नहीं है। मैं इसको ज़रूर निकालूंगी। और इसके बाद हम लोग वहाँ से विदा लेते हैं। लेकिन रह रह करके बाबा का ख्याल आ रहा था। बाबा कितने कमज़ोर हो गए, कितना बीमार हो गए। मुझे अब यही चिंता खाई जा रही थी, आखिर बाबा के साथ में क्या हुआ है। मैं कई बार उनसे पूछा था कि बाबा जी आपके साथ में ऐसा क्या हुआ है। तब कहते हैं, बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है, मंत्र उल्टा पड़ जाता है, तब हमें कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। लेकिन चिंता मत करो, कुछ दिन में मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा।
मुझे माफ़ करना बेटा, मैं ये काम कर नहीं पाया, नहीं तो ये हार मैं तुम्हें ज़रूर दे देता। आखिरकार हम उस हार को लेकर अपने घर तक आ जाते हैं। वो जो तांत्रिका होती है उस हार को देख कर पा करके बड़ा खुश थी, जैसे उसको खजाना मिल गया। और आखिरकार हम सुबह होने जा रहा था और तब तांत्रिका कहती है, आप मुझे मेरे स्थान तक पहुंचा दो। हाँ, कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम इस काम को कर पाएंगे। मैं शक्ति को बाहर निकाल दूंगी, आपको बहन को मुझे देना है, लेकिन इसमें हार में मेरा भी हिस्सा है। ये हार बहुत ही महंगा है, हम दोनों का इसमें भला हो सकता है। अब मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आप भूलना नहीं। लेकिन ये सब काम तब होगा जब इसमें से शक्ति निकल पाएगी। अगर इसमें शक्ति है तो समझ लो ये हार हमें बेचने नहीं देगी, ना ये गिरवी रखने देगी। मैं समझ गया था कि जो कह रही है उसमें सच्चाई है, और सच्चाई मैं जान करके अब अनजान नहीं बन सकता था। अब मैं उसके ठिकाने पर पहुंचा देता हूं, अब मैं उसको छोड़ के आ जाता हूं, लेकिन आने से पहले मैं पूछता हूं कि कब तक ये काम हो जाएगा। और तब कहती है कि शायद 10 दिन भी, 15 दिन भी, या महीना भी, लेकिन महीने के अंदर अंदर ये मैं काम पूरा करके अब मैं आपके घर तक आ जाऊंगी। मैं बड़ा संतुष्ट था और मेरी बहन भी संतुष्ट थी। उसको भी लग रहा था कि जो नई तांत्रिका है ये हमारा काम को जरूर कर देगी, उस हार में से शक्ति मुझे निकाल के दे देगी। हम दोनों संतुष्ट थे। आखिरकार 10 दिन, 15 दिन, जब महीना दिन बीत जाता है ना, तब मेरी बहन तो जाती रहती थी, वहाँ पर क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको सब कुछ मालूम होता रहता था। मैं पूछता भी था कि बहन कुछ पता लगा उस हार के बारे में, कोई निकल पाई शक्ति उसमें से? तब मुस्कुराती हुई कहती, बस नज़दीकी मामला है, बस कुछ ही टाइम लगना है और इसके बाद शक्ति बाहर आ जाएगी। आखिरकार जब महीना होने जा रहा था, तब आधी रात थी, जब मैं काम से लौट के आता हूँ और घर के अंदर पहुँचता हूँ, मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ। वही वही तांत्रिका थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और मेरी बहन का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जैसे उछल रही थी। हार रखा हुआ था, मेरे बिस्तर के ऊपर में रखा हुआ था। मैं उस हार को देखता हूँ, चमक रहा था। आखिरकार सोने का था, प्योर खालिश था, कीमती था, महंगा हार था। मैं देख लेता हूँ, तभी मुझे अंदाज़ा लग गया कि मामला निपट चुका है। मैं अपनी बहन से कहता हूँ कि क्या काम हो गया, शक्ति निकल गई इस हार में से? तब कहती है, हाँ भैया निकल गई, और उस शक्ति को मैंने धारण भी कर लिया है, लेकिन अभी मुझे वक्त लगेगा शक्ति को समझाने में, बुझाने में। इतनी आसानी से उस शक्ति मुझे कोई नया काम करने नहीं देगी। अब नए शरीर में धारण मैं जो किया हूँ, समय तो लगेगा, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। जो मैं चाहती थी मैं पा ली हूँ। अब भैया ये हार जो है ना, ये आप दोनों का है। अब इसको आप बेचिए और इसमें से हिस्सा जो है आधा आधा कीजिए, और जो भी शेयर कीजिए और आपस में बांट लीजिए। लेकिन देखिए, ये हार ऐसे आदमी को बेचिएगा जो इसकी ज़रूरत हो। मैं कहता हूँ ऐसे आदमी कहाँ मिलेगा, किसको हार हम बेचेंगे? मैं कहता हूँ कि सुनार की दुकान तो बहुत सारा है। और तब मेरी बहन मना कर देती है कि नहीं, ये सुनार के हाथ में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया था। और तब तांत्रिका कहती है, आप घबराइए नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्हें ये पुराने चीज़ को रखने का शौक़ है। वो चीज़ को बड़े सहेज कर रखती हैं। ये हार बहुत ही पुराना है, अब बहुत कीमती है, और इसको सहेज कर रखना ही ठीक है। मैं ऐसे लोग के संपर्क में ज़रूर हूँ जो पुराने चीज़ को खरीदते बेचते हैं। मैं उन लोग से सौदा करूँगी, और जब सौदा हो जाएगा मैं आपसे जो वादा किया है बिल्कुल पूरा कर दूँगी। और उसके बाद वो उस प्रेतात्मा जो तांत्रिका लड़की होती है, मैं उसके घर तक छोड़ के आता हूँ। और कहती है जल्द से जल्द हम इस काम को करेंगे। लेकिन जब 15 दिन बीत जाता है, तब मैं अपनी प्रेतात्मा बहन से कहता हूँ कि शक्ति तुम्हारे शरीर में जो आई थी, क्या वो काम कर रही है, एक्टिव हो चुकी है? और तब कहती नहीं भैया, अभी इसमें तो टाइम लगेगा। और तब मैं पूछता हूँ आखिर उस हार का क्या हुआ, आपने कोई खोज खबर लिया? और तब कहती है कि अभी तो मैं उसके पास में नहीं गई, मैं जाऊँ क्या? और तब कहता हूँ कि नहीं, रहने दो।
आखिरकार 3 दिन और बीतता है और तब वही रात के समय जब मैं अपने ऑटो रिक्शा लेके आता हूँ और तब उस तंत्रिका को देखता हूँ जो मेरी बहन से हंस हंस रही थी, बोल रही थी और बातचीत चल रहा था। उसके आगे बंडल था, नोटों का बंडल। और वो नोट का बंडल देखता हूँ तो मेरी आंखें चमक जाती हैं। मैं कहता हूँ इतना सारा। और तब कहती है मेरा अपना हिस्सा तो मैं अपने घर पे छोड़ के आया हूँ, ये तो सब आपका है, आप इसको संभालिए। खुश है ना आप? मैं तो इतने नोट को कभी जिंदगी में नहीं देखा था, मैं खुश क्यों ना हूँ। मैं तो उन नोटों को देख करके ना जाने क्या क्या सपना देखने लगा था। यही तो मेरी बहन चाहती थी, मेरी ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहती थी। मैं तो बहुत खुश था। और तब मैं अपनी बहन से कहता हूँ कि चलो आपने तो अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन उस शक्ति का क्या हुआ? क्या आपके शरीर में वो काम करना शुरू कर दिया है? और तब वो निराशा हो जाती है, कहती नहीं भैया अभी तो नहीं, हो सकता है कि कुछ और टाइम लगे। एक बार शक्ति मेरे शरीर में एक्टिव हो गई ना तो देखना भैया, जो मैंने अरमान संजोए थे वो सब मैं पूरा करूँगी। मैं एक नई ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगी और आप मेरे साथ में रहेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि नई ज़िंदगी कौन सा ज़िंदगी होगा? क्या तुम प्रेतात्मा से शरीर धारण कर लोगी? और तब मुस्कुराते कहती है कि भैया एक बार शरीर में शक्ति काम तो करने दो, अब फिर देखना मैं क्या क्या करने वाली हूँ। उसकी जो अभिलाषा थी बहुत बड़ी थी। उसके अंदर में मन में क्या चल रहा था मैं सब कुछ थोड़ा बहुत जानता था। महत्वाकांक्षी थी, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। और आखिरकार कब तक वो शक्ति काम करेगा, बस हमें इंतज़ार था। तो दोस्तों कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली कहानी अगर आप लोग कहोगे, आप लोग कमेंट करोगे तो इसका अगला भाग भी मैं लेके आऊँगा। लेकिन कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट में तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।